नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 9th के मैथ्स का 5वां अध्याय जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसका अध्ययन करने वाले हैं। आप लोगों ने निश्चित रूप से ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इस चैनल पर सभी विषयों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करने वाले हैं और आपका लाइव क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसे एक अलग वीडियो में पढ़ाया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको यहाँ पर हल करने वाले हैं ना। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है उसके बावजूद भी ये सारे सवाल बहुत ही आराम से बन जाएंगे। ठीक है, बस आप क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी कि ये जो चैप्टर है ये ज्यामिति के बारे में है, यानी ज्योमेट्री के बारे में है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के मापन से संबंधित, है ना। ज्यामिति जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री, है ना, जियोमेट्री, है ना। ज्योमेट्री जो है ये दो शब्द से बना है, जियो और मेट्री। इसका अर्थ होता है धरती और इसका अर्थ होता है मापन, मेजरमेंट, है ना। तो धरती के मापन से संबंधित है ये सारी बातें। यूक्लिड जो है वो एक गणितज्ञ थे और उन्होंने ज्यामिति से संबंधित कई सारी अवधारणाएं दी थी, मतलब कि कई सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिनको आधार बनाकर हम लोग आगे ज्यामिति पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए सवाल बनाते हैं हम लोग। पहला सवाल है, यदि दो कोनों की मापों का योगफल 90 है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, बताइए। तो याद कर लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी बताया होगा कि जिस दो कोण का माप अगर 90 डिग्री है तो वो होता है पूरक कोण। क्या होता है? पूरक कोण, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो अभी याद कर ही लीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। और दो कोनों का योग अगर 180 डिग्री हो गया, कितना? 180 डिग्री, तो उसको कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। तो याद करो, अभी दो कोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो पूरक कोण, अगर 180 है तो संपूरक कोण। सरल रेखीय कोण जो होता है वो भी 180 के ही बराबर होता है, मतलब कि एक सरल रेखा खींचा जाए। सरल रेखा का मतलब क्या है कि सीधा रेखा, ऐसे, है ना। तो ये जो है सो कि इस पर जहाँ कहीं भी एंगल बनेगा तो सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, मतलब सब एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, मान लो कि ये वाला जो है हमेशा कितना बनाएगा? 180 बनाएगा, चाहे यहाँ पे जितना कोण बना दो, ऐसे ऐसे, है ना। इस सब को जब जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि दो कोनों का माप अगर 90 डिग्री है तो पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है, सही आंसर। और अगर 180 है तब क्या है? समपूरक कोण है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। 40 डिग्री का पूरक कोण इनमें से कौन है? पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि जिन दो कोनों का माप का योगफल 90 डिग्री हो उसी को कहते हैं पूरक कोण। तो एक को दिया है 40 डिग्री, तो बताओ 40 में क्या जोड़ोगे कि 90 हो जाएगा? तो 40 में जिसको जोड़ने से 90 हो जाएगा वही उसका पूरक कोण होगा, है ना। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि जिसका भी पूरक कोण पूछे उसको 90 डिग्री में से घटा दो। 90 डिग्री में से 40 डिग्री घटा दोगे तो क्या आएगा? 50 डिग्री आएगा। अब देखो 50 को 40 में जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा कि नहीं? 50 40 90, तो वो कौन सा है? पूरक कोण है 50। ठीक है, यानी 40 का पूरक कोण है 50। जिसका भी पूरक कोण पूछता है क्या करना है? उसको 90 में से घटा देना है। और अगर संपूरक पूछता है तो 180 में से घटा देना है। ठीक है, अगला सवाल है, जिन दो कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जिन दो कोनों का योगफल 180 डिग्री हो उसको कहते हैं समपूरक कोण, और अगर 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं पूरक कोण। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है संपूरक? जिन दो कोनों के मापों का योगफल 180 डिग्री होगा उसको क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। सही आंसर है ए। आसान सवाल है ये, सब बन जाएगा आराम से। 65 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा? संपूरक कोण का मतलब अभी बताया ना, जिन दो कोनों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो, उसी को कहते हैं संपूरक कोण। तो 65 डिग्री दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोण निकालना है जिसको कि 65 डिग्री में जोड़ने पर कितना है? 180 डिग्री आए, है ना। तो 65 में क्या जोड़ोगे कि 180 होगा? इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि 180 में से 65 को घटा दो। देखो क्या आएगा? 10 में से 5 घटेगा 5, एगो इसको दे दिया तो 7 हो गया। 7 में से 6 घटा तो 1, और बस हो गया। ये वाला बचा क्या? हाँ, ये वाला बच गया, है ना। तो 115 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 115 डिग्री। तो देखो 115 डिग्री है यहाँ पे सी में,
तो हमारा सही आंसर मिल गया सी, है ना। इसका मतलब क्या है कि 65 डिग्री में जब 115 डिग्री को जोड़ा जाएगा तो दोनों कोणों का माप कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए 65 डिग्री का समपूरक कोण है 115 डिग्री। अगला सवाल है, जो कोण एक समकोण से बड़ा परंतु दो समकोण से छोटा उसे क्या कहते हैं। अभी सवाल को समझो। जो कोण एक समकोण से बड़ा हो, माने 90 डिग्री से जो बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है ना बाबू, है ना। समकोण कहते हैं 90 डिग्री, है ना। परंतु दो समकोण से छोटा, दो समकोण का मतलब क्या है, 2 गुने 90, है ना। एक समकोण 90 तो 2 को समकोण 2 गुने 90 कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब याद करो, ये कोण पढ़े होगे ना, है ना। 90 डिग्री के बराबर के कोण को, अब चलो थोड़ा सा इस बारे में भी मैं बता ही देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो कोण होता है ना, इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं बाबू, न्यून कोण, है ना। 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसको कहते हैं न्यून कोण। अब देखो 90 से बड़ा जो होता है, ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, ठीक है ना। और जो 90 के बराबर होता है वो तो पता ही होगा आपको, 90 के जो बराबर होता है उसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण, ठीक है। तो ये बातें आपको याद होंगी, है ना। तो यही है, 90 से छोटा हो तो न्यून कोण, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा हो तो अधिक कोण, और 90 डिग्री के बराबर हो तो समकोण। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समकोण से बड़ा माने 90 से बड़ा और दो समकोण से छोटा माने कि 180 से छोटा, तो वो कौन सा होगा, अधिक कोण होगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो सही आंसर होगा बी। अगला सवाल है, एक पृष्ठ में क्या होता है। एक पृष्ठ में मतलब कि समझ लो कि एक पन्ना मान लो, है ना। तो एक पन्ना में क्या क्या होता है बताओ। एक पन्ना में क्या क्या होता है, एक पन्ना में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है। तो एक पृष्ठ में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। तो देखो कहाँ है, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है किसमें, पृष्ठ में। पृष्ठ में ऊंचाई नहीं होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर, माने कि द्विआयामी चित्र। द्विआयामी चित्र का मतलब क्या है, जिसमें 2 आयाम हो। 2 आयाम मतलब लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो ये दोनों आयाम है। अगला सवाल है, यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या कितनी है। अभिधारणाएं जो कि गणितीय कल्पना होती है, क्या होती है, गणितीय कल्पना। अभिधारणा बोलते हैं गणितीय कल्पना को, है ना। यानी कि गणित के क्षेत्र में कुछ बातों की कल्पना करके हम लोग क्या करते हैं, उससे अन्य सवालों का समाधान करते हैं। तो यूक्लिड ने इसी तरह की अभिधारणाएं दी थी। और कितनी अभिधारणाएं दी थी, 5 अभिधारणाएं, है ना। तो इन 5 को हम लोगों ने अलग क्लास में पढ़ा भी है ना। अगला सवाल है, 2 दी गई बिंदुओं से, मतलब 2 बिंदु दिया हुआ है, एक ही यहाँ एक ही यहाँ, तो इस दोनों बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताइए कितनी रेखा खींचेंगे। तो याद रखना, 2 दी गई बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। कैसे, देखो तो यहाँ से बस, इसके अलावा कोई रेखा खींची जा सकती है कि नहीं। थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन वो सीधा होगा, ठीक है। तो 2 दी गई रेखा से, 2 दी गई बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन अगर वही एक बिंदु हो तो इससे जितना रेखा चाहे उतना रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर 2 बिंदु दी गई है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा। लेकिन अगर एक बिंदु दी गई है तो उससे जितना चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं, मतलब अनगिनत रेखा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, 2 समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं। 2 समकोण, समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री, है ना। तो 2 को 90 डिग्री का कोण है तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो सही आंसर है बी। अब दोनों कोण का माप जब 90 डिग्री ही है तो ना तो एक दूसरे से बड़ा होगा और ना ही एक दूसरे से छोटा होगा, तो क्या होगा, बराबर होगा। तो सही आंसर है बी। 2 समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये जो है यूक्लिड का एक पहला अभिधारणा भी है ना, कि ए अगर बी के बराबर है और बी अगर ए के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर है। अगला सवाल है, 2 भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है। अब ध्यान समझना, ये 2 भिन्न रेखा है, एक रेखा ही है, एक रेखा ही है। दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो सकता है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कि दोनों में कॉमन, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब इंग्लिश में कॉमन, यानी कि एक ऐसा बिंदु जो कि दोनों में हो। कैसे हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम यही ना कर सकते हो कि इस बिंदु को इस लाइन को उठा करके इस पर ऐसे रख दोगे, तभी ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो कितना बिंदु पे काटेगा, एक ही बिंदु पे काटेगा, है ना। तो 2 भिन्न रेखाओं में, यानी 2 अलग अलग रेखाओं में किसी भी अवस्था में
एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है ना। इसको तुम चाहे उठा के इस पर जैसे भी रखो, है ना, समझ रहे हो ना। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेगा, तो सही आंसर है इसका 1। अगला सवाल है, दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो तब वे क्या होंगी। अब देखना यहाँ पे, अब इस सवाल को भी ध्यान से समझना, ये भी जो है यूक्लिड की अभिधारणा पर ही सवाल है। देखो क्या कर रहा है, दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो, है ना, तो देखो बताते हैं। ये मान लो कि तीसरी रेखा है, ये क्या है, तीसरी रेखा है, इसका नाम है x, ठीक है। तो बाकी दो रेखाएं जो है वो इसके समांतर है, इसके इस रेखा के समांतर है। तो मान लो कि ई वाला हो गया, ई किसके समांतर है, इसके समांतर है y, है ना। और एक और रेखा है जो कि इस x के ही समांतर है, तो मान लो कि वो है z है नीचे में। तो देखो, तो x क्या है, एक तीसरी रेखा है जिसके समांतर में दो रेखाएं हैं, x और y और z। तो बताओ क्या ये तीनों आपस में समांतर नहीं हो जाएगा। ये भी यूक्लिड की ही दी गई अभिधारणा है कि x जो है इसके समांतर अगर दो रेखाएं हैं तो तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तो आपस में समांतर होंगी ये सारी रेखाएं। सही आंसर है बी, ठीक है, कि दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर है तब वे आपस में समांतर होंगी, तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। अगला सवाल है, यूक्लिड के पुस्तक द एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं। तो ये याद करने वाली बात है, यूक्लिड ने किताब लिखा है द एलिमेंट्स और उसमें कुल 13 अध्याय हैं, तो इसको तो याद करना, कर लो। हाँ, नाम भी पूछ सकता है कि यूक्लिड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है ना, तो बता देना द एलिमेंट्स, और उसमें कितने अध्याय हैं, तो 13 अध्याय हैं। अगला सवाल है, एक ठोस में विमाओं की संख्या कितनी होती है। ठोस माने कि सॉलिड, है ना, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड में कितने आयाम होते हैं, आयाम माने कि डायमेंशन, है ना। तो 3 डायमेंशनल फिगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है, वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, माने कि त्रिआयामी चित्र होता है ना। अब समझना, ठोस माने कि क्या कहते हैं, घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, ये सब होता है ठोस, ठीक है। तो एक ठोस में कितनी विमाएं होती हैं, मतलब क्या क्या होता है, कौन कौन सा आयाम होता है। तो पहला तो लंबाई होता है ना, फिर चौड़ाई होता है ना, और फिर पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई ही होता है सिर्फ, है ना। लेकिन ठोस में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। तो कितनी विमाएं होती है किसी भी ठोस में, किसी भी ठोस में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विमाएं होती है, यानी कि 3 विमाएं होती है। कितनी विमाएं, 3 विमाएं होती है। तो सही आंसर हो गया इसका सी, सॉरी। अगला सवाल है, एक सरल रेखा में विमाओं की संख्या कितनी है। तो एक सरल रेखा में क्या होता है, सरल रेखा मतलब कि लाइन, इसमें क्या है, कितनी विमा है, क्या क्या है, मतलब कि इसका आयाम क्या क्या है बताओ। इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई है। इसका मतलब क्या है कि एक सरल रेखा में सिर्फ लंबाई ही बीमा होता है, यानी कि कितना बीमा होता है, एक बीमा होता है। तो सही आंसर है बी, एक सरल रेखा में एक ही बीमा होती है, और वो कौन सी बीमा होती है, लंबाई। अगला सवाल है, इनमें से किसे सिद्ध करने की जरूरत होती है, अभिगृहित को, अभिधारणा को, परिभाषा को, या फिर साध्य को। तो साध्य को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, बाकी किसी को भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। परिभाषा तो सिद्ध नहीं करते हम लोग, अभिगृहित भी हम लोग सिद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि एक गणितीय कल्पना होती है, और अभिधारणा को भी नहीं करते सिद्ध, ठीक है। अगला सवाल है, अभिगृहित क्या है। अभिगृहित बताया ना आपको थोड़ी देर पहले, अभिगृहित जो है वो गणित में प्रयोग से संबंधित एक कल्पना है, जो किसने दी थी, यूक्लिड ने दी थी। कुल 5 अभिगृहित, ठीक है। तो गणित में जब हम लोग कोई प्रयोग करते हैं और उसके लिए कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं, कुछ कल्पना मैंने कुछ इमेजिन कर लिए, मान लिए, है ना, और वो बाद में क्या हुआ, सही सिद्ध साबित हो गया, तो इसी को कहते हैं हम लोग अभिगृहित। तो इसका सही आंसर है सी, अभिगृहित गणित में प्रयोग से संबंधित एक कल्पना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यह कथन कि दो रेखाएं समांतर है यदि उनमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, ठीक है। तो इस सवाल को भी समझो, दो रेखाएं समांतर कब होती है। समांतर रेखा का मतलब क्या है, ये वाला, जैसे कि ये लाइन ले लो और ये लाइन ले लो, है ना, माने कि ये दोनों, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तुम सीधा समझना, है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन जो है ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे अगर इनको आगे बढ़ाया जाए दोनों को, तो, है ना। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या है, इसमें दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है।
अगर इस दोनों में कोई भी घनिष्ठ बिंदु होगा, माने कॉमन बिंदु होगा, इसका मतलब क्या है, तो दोनों मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो समांतर रेखा नहीं कहलाएगा। तो समांतर रेखा होने के लिए जरूरी है कि इस दोनों के बीच में कोई घनिष्ठ बिंदु नहीं हो। ये क्या है, ये एक गणितीय कल्पना है। ये क्या है, एक गणितीय कल्पना है। और एक गणितीय कल्पना को क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिगृहित। चलो तो ये भी याद कर लो। अगला सवाल है कि ए की उम्र बी के बराबर है। चलो ए बराबर है किसके, बी के, ठीक है। सी का उम्र बी के बराबर है, तो सी का उम्र बराबर है बी के, है ना। ए तथा सी के उम्र के बीच के संबंध वाले यूक्लिड के अभिगृहित को कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है। इसका मतलब है क्या है कि ए और सी भी बराबर है। और इस सब का मतलब क्या है कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। इसका मतलब कि तीनों आपस में बराबर है ना। तो यूक्लिड की कौन सी अभिगृहित में इस बारे में बताया गया है ना, तो यूक्लिड के पहले अभिगृहित में ही कहा गया है कि अगर एक वस्तु दूसरे के बराबर है और दूसरी वस्तु किसी तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब है कि तीनों वस्तुएं आपस में बराबर है। तो सही आंसर है इसका प्रथम अभिगृहित। यूक्लिड ने अपने पहले अभिगृहित में ही कहा था, इस तरह की चर्चा की थी। तो सही आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, प्रतिज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो याद कर लो, प्रतिज्ञा के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। अगला सवाल है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये सवाल मैं इससे पहले भी आपको बताया हूँ। एक बिंदु है यहाँ पर, है ना, इससे कितना रेखा गुजर सकता है, तुम जितना चाहो उतना गुजर सकता है, माने कि अनगिनत, है ना। 2 रेखाओं से, 2 बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा, लेकिन एक बिंदु से अनगिनत रेखा। तो इसका सही आंसर है डी, अनंत, अनगिनत, इन्फिनिटी। अगला सवाल है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है ना। तो 2 अलग अलग बिंदु है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है ना। तो इस दोनों से कितनी रेखाएं होकर गुजरेंगी, देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होकर गुजरेगी। ये भी सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर है ए, सिर्फ और सिर्फ कितनी रेखा, एक रेखा। 2 भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। 2 भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 1 है ना। अलग अलग रेखा है, देख लो, यहाँ पे है और यहाँ पे है। इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ होने के लिए क्या करना होगा, इस रेखा को इसको काटना होगा। तो ये जब इसको काटेगा तो कितना बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। तो एक रेखा जब दूसरी रेखा को काटेगी तो अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होगा। इसका मतलब है कि 2 भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, अधिकतम संख्या 1 होगी। सही आंसर है ए। एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है, बताइए। एक बिंदु को केंद्र मानकर अगर वृत्त बनाया जाए तो कितना वृत्त बनाया जा सकता है। चलो ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एक बिंदु और इसको केंद्र मान के वृत्त बनाना है। तो एक यहाँ बना लिया, फिर इसी को केंद्र मान के यहाँ बना लिया, फिर इसी को केंद्र मान के यहाँ बना लिया। इस सारा जो वृत्त बनता जा रहा है सबका केंद्र क्या है, एक ही है, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचे वाले वृत्तों की संख्या अनगिनत है, अनंत है। इसका सही आंसर है डी, ठीक है। अगला सवाल है, पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, ध्यान से समझना। पूर्ण मतलब कि पूरा, है ना। तो एक पूर्ण जो है यानी कि पूरी चीज़ जो है, एक पूरी वस्तु जो है अपने किसी भाग से क्या होता है। मान लो कि एक कागज़ है, एक, है ना, और उसका कोई एक टुकड़ा है 1/2, माने कि आधा। तो 1/2 क्या है, इसका एक भाग है, एक का, है ना। तो 1/2 जो है एक से हमेशा क्या है, छोटा है, माने कि पूर्ण कौन है, एक। तो पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। तो सही आंसर है, यानी कोई भी एक पूर्ण वस्तु है और उसका एक कोई छोटा सा भाग है ना। भाग का मतलब उसका कोई अंग है ना। तो वो क्या होगा, अपने पूर्ण से हमेशा छोटा होगा, माने पूर्ण हमेशा बड़ा होगा। तो पूर्ण क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा। तो सही आंसर है इसका ए, ठीक है। तो ये एक आसान चैप्टर था, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों का हल आप लोगों ने देख लिया है। और कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।